वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डेफोडिल 2.0 और यूट्यूब। देख लो आप आज ना कुछ बच्चों का चीज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बच्चों के चैप्टर मतलब 7th 8th लेवल का बात है। रेशनल नंबर आप जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे 7th 8th के बच्चे, उसमें रेशनल नंबर का पहले ही चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में चर्चा होता है। अगर पहले दूसरे में नहीं है तो कहीं ना कहीं सिलेबस में रेशनल नंबर है। ठीक, आप रेशनल नंबर में आज कुछ बेसिक बात जानोगे। वैसे तो आप पढ़ चुके हो, तो एक क्विक रिवीजन टाइप में आप इसको लेना। और क्विक रिवीजन नहीं, हम इसके हर बात को डिस्कस करेंगे एकदम ढंग से। आप देखो, सबसे पहले हमको ये जानना है कि रेशनल नंबर होता क्या है, फिर भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, फिर है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को बारी बारी से किया जाएगा और हम समझेंगे। अभी आप इसको एक बार देखो, और ये सारे सीरीज में, अगर एक वीडियो में पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका सीरीज आएगा। पूरे रेशनल नंबर में जितने भी आप क्वेश्चन कर चुके हो अभी तक बुक में, उससे रिलेटेड डाटा, मतलब उससे रिलेटेड पैटर्न पे आपको डाटा सेट करके क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है ना। आप जुड़े रहो और देखते रहो। देखो, सबसे पहला बात है हमारा रेशनल नंबर। जैसा कि सारे बच्चों को पता है कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q इज रेशनल नंबर। हम बोले सर कुछ ऐसा ही फॉर्म फ्रैक्शन का भी होता है। हम बोले कि यहाँ पे देखो, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर है वो बताएंगे, लेकिन एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q इज रेशनल नंबर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन हमारा q जो है, डिनोमिनेटर पार्ट जो है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिखेंगे एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q इज रेशनल नंबर। ठीक है ना। कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म का है वो रेशनल नंबर है। हम देंगे जहां वेयर p q ये दोनों बिलोंग करते हैं ना इंटीजर्स से। ये दोनों क्या है, तो इंटीजर्स हैं। बट एक बात आप लिख लोगे साथ में, बट q हमारा 0 नहीं होगा। q कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। यही बात हम सीख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ है नहीं, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म का होगा जहां q 0 ना रहे, वो रेशनल नंबर है। जैसे हम बोले कि -3/5, तो आप देखो, अब सिर्फ हम एग्जांपल करते हैं। हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या -3/5 एक रेशनल नंबर है। हम बोले एकदम है। बोले क्यों, तो अपने p को गौर करो। p क्या है हमारा, यहाँ -3 है। -3 एक इंटीजर है ना, तो हाँ, पहले इंटीजर को जानो। देखो बच्चे इसी बात को नहीं जानते हैं, ये इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है। तो चूंकि ये 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का बात है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम एक बार जरूर अच्छे से बताएंगे। नेचुरल नंबर सबको पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप काउंटिंग भी शुरू करते हो तो कभी ऐसे नहीं काउंटिंग शुरू करते हो कि 0 1 2, अरे नहीं, जो पहला चीज है ना उसको आप 1 से काउंट करो, फिर 1 2 3। तो यही बात है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर एक सेट का बात होता है, ग्रुप का बात। ये ऐसा सेट है जिसमें नंबर्स आते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और पूरा 1 2 3 4, जिसको हम आज तक काउंटिंग करके आए हैं। ठीक, अब देखो होल नंबर का बात करते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर ग्रुप के, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, सब एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के हैं कि नहीं है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। जब इन एलिमेंट्स के साथ 0 संलग्न हो जाता है, जब इन एलिमेंट्स के साथ टुगेदर विद 0 होता है, आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 पर मेक अ सेट ऑफ होल नंबर। दैट मींस होल नंबर में हमारा 0 भी आ गया, और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर में आ गए। ठीक है। तो ये था होल नंबर, नेचुरल नंबर। एक बात जानना होगा कि सर निगेटिव होता है क्या नेचुरल नंबर, बोले नहीं, लेकिन इसका कोरस्पॉन्डिंग निगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट करता है। कोरस्पॉन्डिंग निगेटिव वैल्यू कहने का मतलब, अगर 1 का चर्चा है तो -1 भी होता है, 2 है तो -2 भी होता है, 3 है तो -3 भी हम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो कि -3 इज ए नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर तो खाली 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वाले सबके सब है। तो अब इंटीजर का बात हम कर रहे थे कि p और q ना इंटीजर सेट से है, मतलब इंटीजर के ग्रुप से है, या सबके सब इंटीजर्स होंगे। तो भाई ये इंटीजर्स बनते कैसे हैं, तो इंटीजर्स होते हैं पूरे के पूरे अपने नेचुरल नंबर, corresponding negative values of these all natural numbers, and 0 make a set या form a set of integers।
यानी कि अगर कोई बच्चा कहे कि -5 तो बिल्कुल इंटीजर है, 7 बिल्कुल इंटीजर है। हम बोले 3.5 तो सर ये नेचुरल कहाँ है, नेचुरल नंबर कहाँ है ये 3.5? तो भाई 3.5 हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर का हिंदी मतलब होता है पूर्णांक, ठीक, यानी कि पूरा पूरा अंक, पूर्णांक। हम पूरे पूरे का बात करते हैं, यहाँ 1.25, 1.5, 3.2, 3.25, 6 इन सबों का कोई चर्चा नहीं है। और इंटीजर्स क्या हो गए, तो नेचुरल नंबर्स corresponding negative values of natural numbers along with zero make या form a set of integers। तो देख लो ना, -3 हमारा इंटीजर है, -3 हमारा इंटीजर है, हम बोले एकदम है। 5 हमारा इंटीजर है, हम बोले एकदम है। तो -3/5 एकदम रेशनल नंबर है, बिकॉज p and q here are integers and the integer q या डिनोमिनेटर जिसको हम बोल रहे हैं ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल बात आप कहोगे कि आखिर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में अंतर क्या है। तो बच्चों देखो, फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में अंतर है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों? कारण कि हम बोलते हैं पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी चीज का टुकड़ा। और अगर कोई चीज है उसका टुकड़ा करते हैं, निगेटिव जो है ना उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप देखो ना, कभी भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल -5 एज्यूम कर सकते हो क्या? फिर ये बना कैसे? जब कंफर्म 5 होगा तब 5 ठीक है, -5 तो ठीक है नहीं। और अगर ये 5 है तब इसका टुकड़ा कर सकते हो, या 1 है तो टुकड़ा कर सकते हो। जो निगेटिव में उसके टुकड़े कैसे करोगे? दैट मींस निगेटिव में फ्रैक्शन नहीं होते हैं। हम उसी फ्रैक्शन के बारे में को थोड़े डिटेल में जब हुआ कि फिर ये -3/5 क्या 3/5 तो हम मान लिया कि इज अ फ्रैक्शन, दैट मींस इज अ पार्ट ऑफ ए होल। बट व्हाट इज -3/5? देन वी कैन, हम इसको ना रेशनल नंबर के अंतर्गत पढ़ने लगे कि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर एक बड़ा डिफिनेशन ले लिया कि सर रेशनल नंबर एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q does not equal to 0 and p and q must be an integer। इनको ना एक इंटीजर होना चाहिए, p को भी एक इंटीजर होना चाहिए, q को भी एक इंटीजर होना चाहिए। हम बोले चलो इससे रिलेटेड बात हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये p by q जो है ना वो इस तरह का, देखो ये तो अब भाई आपसे पूछा गया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपसे एक बात कहा जाए कि अच्छा आप बताओ आप किस प्रजाति के गधे हो, तो असंभव बात है ना, ये कैसे हो सकता है? आप तो किसी प्रजाति जाति के मानव ही होंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं तो कंफर्म वाला हमारा रेशनल नंबर रहेगा। और रेशनल नंबर का ही एक टाइप रहेगा, स्पेसिफिक टाइप, जिसको हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। जैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का क्या है? तो रेशनल नंबर का सारा डिफिनीशन इस पे एप्लीकेबल होगा। दैट मींस p and q must be an integer, must be integers and q does not equal to 0। साथ में क्या होना चाहिए ना कि HCF आप जब देखोगे p और q का, p और q के न्यूमेरिकल वैल्यू का हम बात करें, माइनस प्लस को छोड़ देना, न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करेंगे तो HCF 1 आना चाहिए। मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सबसे पहले हमारा डाटा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और ध्यान रखो Q को Q must not be and ए कर लो ए निगेटिव इंटीजर। क्यों हमारा निगेटिव इंटीजर नहीं होगा? दैट मींस क्या हमारे पास अब जो बंधन हमारे पास बना वो ये बना कि भाई आप रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। तो चलो वो तो ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तभी होगा जब ए और बी का हम न्यूमेरिकल डाटा का देखेंगे, एचसीएफ निकाल के 1 रहेगा। दैट मींस कोई अदर फैक्टर नहीं है जो इसको और फर्दर सिंपलीफाई कर सके, ठीक है ना। अब देखो मस्ट नॉट बी ए निगेटिव इंटीजर, क्यू जो है हमारा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम अपने क्वेश्चन में बोले कि -3/5, हम बोले देखो इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। ये -30/50 थोड़े ना है कि आप आगे करके 10 से भाग दे दो, 10 इनका कॉमन फैक्टर दिखा, आप -3 और 5 कर दो, 3 और 5 को देखो तो सर ये तो आप फर्दर सिंपलीफाई नहीं किए जा सकते हैं। दैट मींस ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अपने Q पे नजर देखो तो P तो इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। गौर करो Q कहीं निगेटिव इंटीजर तो नहीं है, तो नहीं है। दैट मींस दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आल्सो। अब हम बात कर रहे हैं कि -30/50 जो हमारा नंबर था, सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर हम बोले कि ठीक है 30/-50 होता, हम बोले इसको आप पहले सिंपलीफाई कर दिए, बना आपका 3/-5, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को क्यों सीखते हैं? तो
आप जब कंपैरिजन करोगे रेशनल नंबर्स का ना, तब आप परेशान हो जाओगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में कंपैरिजन करोगे, वो आपके लिए द बेस्ट वे होगा, ठीक है, एकदम सटीक, आप उसमें नहीं फंसोगे। फिर जैसे कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि 3/-5 और -3/5 में कौन बड़ा है, या चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, 6/2 -6/2, चलो 3/5 किए -6/2 किए, या चलो अभी डाटा नहीं लेते हैं, छोड़ो, हम आपको डाटा दिखाएंगे। क्लियर ये होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में आप क्या सीख रहे हो कि भाई सबसे पहले तो ये रेशनल नंबर होगा, ऐसा रेशनल नंबर होगा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के साथ साथ उसका जो क्यू है, दैट मींस ये वाला पार्ट, वो क्यू मस्ट नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर होगा। आप कंपैरिजन का बात किए तो सर कंपैरिजन करने के कई मेथड हैं। सबसे पहला वे है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। जब क्वेश्चन उस तरह के आएंगे ना, अभी अचानक से दिमाग में नहीं आ रहा, या फिर हम तुरंत बता भी देंगे आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप देखते हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, इसके बाद कंपेयर कर लो। और कंपेयर कुछ और नहीं, आप शुरू से कंपैरिजन फ्रैक्शन का जैसे कंपैरिजन करते हो ना, कि ये हमारा कितना है 3/5, ये कितना है तो 3/5, हम इसके न्यूमरेटर में ये लेके गए और इसके न्यूमरेटर में ये लेके गए, तो पहला बना हमारा 15, दूसरा पार्ट भी बना 15, ये दोनों आपस में बराबर है, दैट मींस ये 3/5 और 3/5 भी आपस में बराबर है। लेकिन यही अगर हमारा सवाल होता कि ये 3/-5 है और ये 3/-5 है, तो हम यहाँ पे ना करते तो ही बेहतर है। यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप जब बुक सॉल्व करोगे तो, जहां आपसे सिर्फ यही गलती हो जाएगा कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं किया और डायरेक्ट ये वाला काम करते। यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि -15 करते हैं, यहाँ से क्या लग रहा है जब इस न्यूमरेटर के पास अपना ये वाला डिनोमिनेटर गया तो यहाँ भी -15, आप देखोगे कि दोनों बराबर है, दैट मींस फर्दर ये बराबर ही है, और वो तो आपको दिख भी रहा है, लेकिन डाटा आएगा वैसा। तो ये कंपैरिजन कोई नया बात नहीं है, कंपैरिजन करना कोई नया बात नहीं, आप शुरू से सीखे हो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। बस एक बात ध्यान रखना कि इसमें फ्रैक्शन जैसा कंपैरिजन मत कर देना। ध्यान रखना कि हम जिन रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, एक सवाल है 3/-5 और एक है हमारा 2/18, ठीक, ये 2/18। अब देखो यहाँ पे आप फंस गए, तुरंत डाटा दिखा और एकदम आसान है। आप इस न्यूमरेटर में जब इसको लेके जाओगे तो डाटा क्या निकालोगे आप, 18×3=54। इस न्यूमरेटर में जब इसको लेके जाओगे तो क्या बनेगा, -10। आप कहोगे कि सर ये वाला तो हमारा छोटा आ गया, निगेटिव आ गया। बस यहीं पे आपसे गलती हो गया। ध्यान से देखो, हम इस बात को करते हैं, ये 2/18 कुछ भी है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये कुछ भी है तो एक निगेटिव रेशनल नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि निगेटिव वैल्यू छोटा है, निगेटिव वैल्यू हमारा बड़ा है? ये कभी हो सकता है क्या? निगेटिव वैल्यू कभी भी बड़ा नहीं होगा, निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा छोटा होगा, और जब हमेशा छोटा होगा तो आप एकदम ढंग से देख सकते हो कि यहाँ पे गलती क्या हुई। गलती यही तो हुआ कि सर हम बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किए बिना कंपैरिजन कर दिए। दैट मींस जो डाटा उठाए थे वो क्या उठाए कि सर 3/-5 ले लो और एक कोई भी पॉजिटिव डाटा ले लो, जैसे कि 2/18 हम लिए थे। हम बोले देखो 2/18 है तो इसको सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब ये खाली निगेटिव हटा दो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सिंपलेस्ट कर भी सकते हो, 19 तो कर दिए, पर ये हमारा -3/5 होना चाहिए। बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये 3/-5 को आप -3/5 क्यों कर सकते हो? तो सबको ना नियम है कि भाई ये निगेटिव को ऊपर कर देते हैं, एकदम सही बात है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलती है, हर बार यही होता है। पर हुआ क्या, आप फ्री होते हो ना, देखो अगला जो टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, उसमें आप पढ़ोगे कि एकदम हम लोग फ्री होते हैं अपने न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट में सेम नंबर से आइदर गुना और भाग करने के लिए, ठीक, आंसर गलत नहीं होगा। सर भाग उस हिसाब से करेंगे कि रेशनल नंबर ही बने। जैसे आप 3 को 5 से भाग देने चलोगे तो ये तो इंटीजर कहां बच जाएगा, ये 3/5 थोड़े ना इंटीजर होता है, 0.6 बनेगा, 0.6 इंटीजर होता है क्या?
तो तरीका से डिवाइड कर सकते हो और तरीका से गुना कर सकते हो, तो सेम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसमें भी -1 से गुना किए और इसमें भी -1 से गुना किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही देगा। यानी जो इस रेशनल नंबर का वैल्यू था सेम वही इस रेशनल नंबर का वैल्यू होगा। आप क्या देखोगे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 और -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो +5 बन जाएगा। तो ये बना और ये हमारा 1/9 है। ये देखो इसके पास गया और ये इसके पास गया, तो ये वाला न्यूमरेटर से जो वैल्यू बना वो -27 बना और इस वाले न्यूमरेटर से जो वैल्यू बना वो 5 बना। क्लियरली ये बड़ा है और आपको भी पता है कि ये जब निगेटिव रेशनल नंबर था, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर था, तो इसी को बड़ा होना था। ठीक है, अब देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा ही सा बात जान लो, बहुत आसान बात है। और अभी आपको वही चीज बताएं कि आप एकदम स्वतंत्र हो। अगर ये हमारा p है, ये हमारा q है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, अगर आप इसमें 5 से गुना कर देते हो, इसमें भी फिर 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आपने कोई चेंजिंग नहीं किया, p/q को p/q ही माना है। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आपका जो नया रेशनल नंबर हम काटने के लिए थोड़े ना लिखेंगे, एक रेशनल नंबर बनेगा 5p 5q, इसका वही वैल्यू होगा ना जो p और q का वैल्यू होगा। जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते रहे हो आजकल, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, आप कहते हो सर 4/6, क्यों? आप गुना दो करते हो। हम बोले गुना 3 करेंगे तो क्या बनेगा, तो 6 और 9। देखो सबका वैल्यू आपस में बराबर है, 2/3 के बराबर। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर आप देखते हो या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखते हो। अब सेम ही बात है इसमें भी, रेशनल नंबर में भी, इसमें भी आप गुना करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी नंबर से ऊपर और उसी नंबर से नीचे, तो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर लोगे। अब देखो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब होता है ना, तो हम कंपैरिजन वाले मेथड से, कंपैरिजन ऐसा भी कंपैरिजन करने का सिर्फ वही तरीका है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सुंदर तरीका वही है जब दो रेशनल नंबर या दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन जब असेंडिंग डिसेंडिंग का बात होता है तो एक बार 6-7 रेशनल नंबर आपको दिख जाते हैं, तो दो का पेयर बना के कंपैरिजन करने में थोड़ा ज्यादा परेशानी होता है। फिर हम क्या करते हैं कि सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं या सारे न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और फिर सबको सेम करते हैं, है ना। फिर सबको उसी के हिसाब से डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम वाले को बना देते हैं। देखो 3 एक थोड़ा एग्जांपल ऐसे ही बोलने से दिक्कत होगा, 3/5 है, 6/4 है, 2/7 है और 8/11 है। हम बोले 5 4 7 11, इसका एक लंबा चौड़ा एलसीएम होगा, कितना होगा 5 4 27 140 140 11 आप जितना भी 1400 और 140 1540, ठीक है ना। तो भाई सबका एम है कि डिनोमिनेटर को 1540, आप डिनोमिनेटर पे काम कर रहे थे तो आप सबके डिनोमिनेटर को 1540 बना सकते हो। दैट मींस 3/5 को 4 7 28 गुना 11 से गुना करना होगा, 28 गुना 11 से, और इसको भी 28 गुना 11 से करोगे। फिर जब तो ये कितना बनेगा, ये तो 1540 बन ही जाएगा, ये समथिंग बटा 1540, ये 4 है तो जब 4 को 1540 बनाओगे ना तो 5 गुना 7 गुना 11 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 5 गुना 7 गुना 11 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ फिर समथिंग बटा, ये तो 1540 ही रहेगा। तो देखते हो कि इतना बटा 1540, इतना बटा 1540, इतना बटा 1540 और इतना बटा ही 1540। तो आप क्लियर कर लेते हो ऊपर वाले वैल्यू को देख के कि जो ज्यादा वैल्यू है वो बड़ा नंबर है, जो कम वैल्यू है, देखो इसका कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन होता है। आप करते हो इसको 3 out of 5, 3 out of 5, दैट मींस you have selected 3 particles या 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। आप किसी एक चीज को 5 टुकड़े करते हो और 3 टुकड़े उठाए, उसी का मतलब 3/5 है फ्रैक्शन में। अब अगर आपका आंसर आया 3/5, यहाँ आया 2/5, क्लियर पता है कि 2/5 हमारा छोटा है, यहाँ 2 ही सेलेक्ट किए, यहाँ 3 सेलेक्ट किए, तो फिर क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान बात है। अभी ऑर्डर से रिलेटेड बात आप पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।